2024 का चुनाव, अगर ये चुनाव मोदी बनाम विपक्षी गठबंधन इंडिया का हो रहा है तो सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटों पर। और यहाँ पर अगर कोई चेहरा है जिस पर चर्चा सबसे ज्यादा सियासी तौर पर हुई है पिछले दिनों, तो साक्षात यहाँ पर खड़े हैं चिराग पासवान, एलजेपीआर के अध्यक्ष, हाजीपुर से उम्मीदवार एलजेपीआर के। हाजीपुर की पहचान चिराग जी अगर है तो एक तो वो केले से है और दूसरा रामविलास पासवान जी से है। अब आप वापस यहाँ के उम्मीदवार बन गए हैं, आपके लिए ये होम कमिंग है या चाचा की बगावत के बाद और वो तेवर देखने के बाद एक जंग का अंत है? क्या है वापस हाजीपुर में पहुंचना, उम्मीदवार बनना पिता की सीट पर? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हकीकत बोलता हूँ, ये बात अभी तक सिंक इन ही नहीं हुई है कि मैं प्रत्याशी हाजीपुर से हूँ, उम्मीदवार हूँ हाजीपुर से। वो रिश्ता नहीं रहा कभी। आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप नेपो किड का आरोप लगता है, बट हकीकत भी यही कि बचपन से आप देखते भी यही हैं। तो मैंने मेरे नेता, मेरे पिता के साथ बचपन में, जब शायद राजनीति का र भी नहीं समझ में आता था, उंगली पकड़कर ऐसे ही मैदानों में लाते थे। जब मुझे नहीं पता होता था कि मैं कौन से क्षेत्र में हूँ, क्या है क्या नहीं, लोगों से परिचय कराते थे। ये पूरे बिहार में एक ऐसी लोकसभा है जहाँ पर लोग हक से मेरा नाम लेकर मुझे अपना बेटा, अपना भाई मानकर बुलाते हैं, क्योंकि वो रिश्ता बचपन से रहा है। तो ऐसे में होम कमिंग नहीं, दिस इज माई होम, ये घर ही है। और घर में चुनाव नहीं होता, बस आशीर्वाद मांगने आया। लेकिन ये स्ट्रगल था ना आपके लिए, वापस सीट को लेना एक स्ट्रगल था। वो स्ट्रगल बताइए, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे। मतलब अपने ही चाचा पारस जी ने जो किया, उधर चले गए और फिर ज्यादा सांसद उनके साथ थे, फिर भी बीजेपी ने आपको अपनी तरफ कर लिया। क्या है, मतलब समझ नहीं पा रही है जनता। नहीं तो ये थे 2.5-3 साल बहुत ज्यादा कठिन थे मेरे लिए। व्यक्तिगत तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा, जिस तरीके से परिवार में ही टूट हुई और जिस तरीके से मुझे मेरी ही पार्टी मेरे ही घर से निकाल के बाहर फेंक दिया किया, महत्वाकांक्षाओं के लिए। देखिए, मैंने हमेशा कहा है अंजना जी, अगर वो मुझे अपना सगा बेटा मानते या मैं उनका अपना सगा बेटा होता, तो वो मेरा कान पकड़ते, मुझे 2 थप्पड़ मार देते, मुझे डांट देते, कुछ भी करते, पर मुझे कम से कम पार्टी और घर से तो नहीं निकालते। कोई भी बाप नहीं निकालेगा। अगर उनका अपना भी तो सगा बेटा है ना, अगर कल को वो गलती करेगा तो क्या वो ऐसे करते? मेरे अपने पापा अगर जीवित होते, मैं बड़ी से बड़ी गलती करता, पर वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। तकलीफ मुझे इसी बात की थी कि उन्होंने मुझे कभी अपना बड़ा बेटा माना ही नहीं। एक बार दिल से मुझे अपना बेटा मान लेते तो शायद ये परिस्थितियां ही उत्पन्न नहीं होती। और अगर उनको चाहिए था, मंत्री पद चाहिए था, मंत्रालय चाहिए था, जो चाहिए था, मैं सब उनको देने गया था। अगले दिन के वो विजुअल्स आपके आर्काइव में हैं। मैं टाइफॉइड में था, कैंडुला हाथ पे लगा हुआ था, उस हालत में भी मैं घर गया था। 1.5 घंटे तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। 1.5 घंटे के बाद मैं अंदर जाता हूँ, मछली मम्मी, हम लोग, अच्छा यहाँ पे क्या पापा, हम लोग यही बोलते हैं, मछली पापा, मछली मम्मी, चाची जो हमारी। तो मैं गया, वो सामने आई, उनको देखकर मैंने उनके पाँव छुए, उन्होंने 2 कदम पीछे ले लिए और पीछे जाकर बोलती हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक माँ अपने बेटे को इस तरीके से श्राप दे सकती है, बदुआ दे सकती है, ये चीजें उस वक्त मुझे ज्यादा दुखी करती थी। बट बहरहाल बहुत समय बदल गया, तब से गंगा में काफी पानी बह गया है, काफी परिस्थितियां बदली हैं। जब वो नेवर 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 कहते थे, वो समर्थन कर रहे हैं गठबंधन का, तो अच्छी बात है। मुझे रामविलास जी से मेरा आखिरी इंटरव्यू याद है, जब उन्होंने ऑन कैमरा तो हल्के में कहा था, लेकिन ऑफ कैमरा मुझे कहा था कि नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ता कराने वाला अगर कोई है तो वो चिराग पासवान है। वहां से लेकर आज तक ज्यादा सांसद चाचा के साथ, पशुपति पारस के साथ, फिर भी बीजेपी का आपको साथ मिला। ये कैसे हुआ? क्या इसमें इसका मोदी फैक्टर क्या है? थैंक गॉड आपने बोला साथ मिला, थैंक गॉड बोला मोदी फैक्टर है, क्योंकि अभी तक मुझे सिर्फ ये ताने पड़ते थे कि बड़ा अपने आप को हनुमान कहता था, क्या हुआ? क्योंकि उन 2-2.5 सालों में मैंने बहुत ये ताने सुने हैं कि बड़ा हनुमान कहता था, क्या हुआ? ये एक तरफा प्यार, एक तरफा समर्पण, कोई कभी समझ ही नहीं पाया मेरा रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से। पापा ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उस वक्त भी मेरा वो समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति था। अंजना जी, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैं जात पात धर्म मजहब में नहीं मानता। पहली बार 2014 में एक प्रधानमंत्री आए जो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। मैं भी आज जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ ना, मैं उन्हीं से ही सीख कर ये बात करता हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं माना कि बिहार में कोई दलित बिहारी है, कोई अगड़ा बिहारी है, कोई पिछड़ा बिहारी है, कोई हिंदू बिहारी है, कोई मुसलमान बिहारी है। मैं भी 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। ये समावेशी विकास की ओर हम लोग को बढ़ने की जरूरत है, जो कि उस वक्त भी मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से प्रभावित था और पापा को
बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू लीव द अलायंस दैट ही वॉज इन, यूपीए के साथ थे, यूपीए में थे। एंड ही डिडंट वांट टू चेंज दैट अलायंस। मुश्किल हुआ मुझे भी उनको कन्विंस करना, बट हाँ वो सोच थी। और तब से लेकर अभी तक मेरा प्रधानमंत्री जी के साथ वही रिश्ता है। किसी ने उसको हनुमान कहा, प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपना छोटा भाई कहा, और जिस तरीके से गले लगाकर एक बेटे की तरह स्नेह दिया, मेरे लिए मायने रखा। तो मेरा अगला सवाल ऑन अ लाइटर नोट है, इसको आप इमोशनली मत लीजिएगा। Okay. तो क्या आप अपने पिता से भी बेहतर मौसम वैज्ञानिक साबित हुए? क्या आपको समझ में आ गया था, मतलब क्या बोला आपने उनसे कि इनमें विनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है? अब चलेगा, ये मोदी का टाइम आ रहा है, क्योंकि 14 में आपने जस्ट बिफोर 14 आप लोगों का ये 14 के आसपास तो बेहतर मौसम वैज्ञानिक साबित हुए। तो उन्हीं का ही अंश हूं मैं, उन्हीं का खून है मेरी रगों में। ये गुण तो आना ही था। हाँ। और अगर उनसे मैं बेहतर मौसम वैज्ञानिक बन पाऊं तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी पापा को ही होगी। वही कहते थे बेटा बेटी जब आगे निकलता है तो पिता को सबसे ज्यादा खुशी होती है। सो आई थिंक 2014 की हवा का रुख उस वक्त मैंने भापा था आपने, और वो अभी भी फिर आपको लग रहा है हवा का रुख, क्योंकि लो वोटर टर्नआउट की वजह से विपक्ष में बहुत ज्यादा इस वक्त जोश है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वोटर तो निकला ही नहीं, एनडीए इस बार 150 कह रहे हैं राहुल गांधी। आप मुझे बताइए, बीजेपी का वोटर नहीं निकला तो महागठबंधन का क्यों निकला होगा? महागठबंधन, इंडिया अलायंस, यूपीए, जो भी बोले, पता ही नहीं इनके कितने नाम है, जो भी बोले इनका क्यों निकला होगा बताइए। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री अंजना जी, जिन्होंने गरीब जन कल्याण योजना से हर एक घर को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, उनको छुआ है। भले वो उज्ज्वला के माध्यम से हो, महिलाओं को सम्मान देने के लिए शौचालय, बहुत छोटी बात है, लोग नहीं समझेंगे, बट जब आप गांव में घूमती है ना, आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी चीज है एक शौचालय दे देना। एक प्रधानमंत्री शौचालय की चिंता कर रहे हैं, ये हो, या दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जिस तरीके से 81 करोड़ लोगों को आज मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ये वो लाभार्थी हैं। आयुष्मान का वो व्यक्ति जिसको अब अपने जेवर नहीं बेचने पड़ते, घर की महिलाओं को इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए उनके खाते में। ये लोग नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? महागठबंधन का मुझे बताइए ना, इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। नेता इसलिए नहीं क्योंकि पता ही नहीं कि 1 दर्जन जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है कौन बनेगा उसमें से। नीति इसलिए नहीं क्योंकि 55 साल कांग्रेस को दिए, 15 साल बिहार में राजद को दिए, क्या कर लिया? नीति होती तो बिहार आज आगे होता। नियत इसलिए नहीं है क्योंकि तब भी लाठी में तेल पिलाकर लोगों को अपमानित करते थे, आज भी महिलाओं को गाली देने का काम करते हैं। मेरे परिवार को ही जब गाली दी जा रही है उनके सामने, तो सोचिए। तो ऐसे में मुझे बताइए, अच्छा उसके बाद पहला चरण आप देखिएगा अंजना जी, कांग्रेस का, वाम दल का कोई नेता राजद के प्रचार में नहीं गया, 1-1.5 दल मिलकर प्रचार कर रहे थे। तो जब आप कोई कैडर अपने नेता को देखेगा ही नहीं तो वो कैडर क्यों निकलेगा? कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा या वाम दल का कैडर क्यों निकलेगा? तो जो लो टर्नआउट है उसमें महागठबंधन का वोटर और वैसे भी 2 बार दे के थक गए। इनको पता है कि भैया आना तो मोदी नहीं है, तो जब आएगा मोदी ही तो क्यों हम लोग धूप में निकले? इमोशनल कार्ड क्यों खेला? विपक्ष ये कह रहा है कि इमोशनल कार्ड खेल दिया कि मेरी माँ के बारे में ऐसे बोला, अपशब्द बोला। क्या मतलब आई टेक ऑफेंस ऑन दिस, दिस कैन नॉट बी इमोशनल कार्ड, दिस कैन नॉट बी। अंजना जी, आपको मैं पता, मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ, मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ। मैं जिस परिवार से आता हूँ ना, बहुत धैर्य रखता हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं भाषा की मर्यादा को बनाए रखूं। बट माँ की गाली अंजना जी कोई नहीं सुन पाएगा। एक बार कोई भी यहाँ पे खड़ा शख्स सिर्फ कल्पना कर ले कि उसके सामने उसकी माँ को गाली दी जा रही है, खून खौलता है, नहीं कोई बर्दाश्त करेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं तो कंट्रोल कर रहा हूं, खून खौलता है। तो ये इमोशनल कार्ड कतई नहीं हो सकता। आप मेरी माँ को गाली देंगे और आप इतनी भी उम्मीद नहीं रखेंगे कि मैं उस पर, और मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो नाराज भी नहीं हूँ, मैं गुस्सा भी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, क्योंकि मेरे भाई के सामने गाली दी गई है। वही मैं कह रही हूँ, आप तो तेजस्वी यादव को भाई कहते थे, क्या हो गया? बस भाई मुझे 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 दुख इसी बात का है कि आप मंच पर खड़े थे आपके सामने, और अंजना जी प्लीज शेयर, एंड यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड मेनी सच पॉलिटिकल मंच। सामने मेरे प्रधानमंत्री जब खड़े होते हैं ना, इतना बड़ा डी बनाया जाता है, उसके बावजूद मेरे प्रधानमंत्री उस डी के अक्रॉस कम्युनिकेट कर लेते हैं मीडिया के साथियों से, लोगों से, कोई पिलर पे चढ़ा होता है पोल पे, उससे कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये तो सामने आपका एक नेता उससे कनेक्ट में है, कांटेक्ट बना हुआ है मंच पे, उसके बावजूद जब गाली दी जा रही है आप खामोश, आप भाषण भी नहीं दे रहे, आप चुप खड़े हैं। यू आर अलाउइंग हिम टू कंप्लीट ऑल द गाली गलोच, उसके बाद तब तक आप चुप खड़े रहे। तो ऐसे में इस बात का दुख मेरे लिए, अभी मेरी कल मुलाकात हुई पटना एयरपोर्ट पे, राबड़ी जी मेरी माँ है, वो मैं आज भी उनके पहुंच होकर, कल भी मैंने पहुंच होकर एयरपोर्ट के लाउंज में मैंने उनका आशीर्वाद लिया, वो है मेरी माँ, पीरियड, बात खत्म। कोई मेरे सामने उनको, मेरी बड़ी बहन मीसा दी को, किसी को ऐसे गाली देगा, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं उसी वक्त कड़ी आपत्ति में दर्ज कराऊंगा।
बट खामोश रह जाना, वर्स्ट पार्ट एडिंग क्या कहते हैं, मतलब आप उसके ऊपर आप लीपापोती कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैंने सुना नहीं, तो ऐसी बातों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हल्की बात नहीं अंजना जी। सोचिए, जिस लड़के की हिम्मत हुई कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दे दे, वो अपने गांव में घर में जाकर उस गांव की औरतों के साथ कैसा बर्ताव करता होगा। जब मेरी माँ को बोलने के बाद कुछ नहीं हुआ तो क्या किसी को समझ नहीं में आ रहा बोला। है तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया? पॉलिटिकल राइवलरी, मतलब राजनीतिक द्वेष की वजह से ऐसा होने? नहीं, बिल्कुल कोई पॉलिटिकल राइवलरी नहीं, ये कल्चर ही है। ये राजद का वही कल्चर है, वही स्वभाव है जिसकी वजह से 90 के दशक में हर सभ्य परिवार यहाँ से छोड़कर पलायन कर गया। आज आप दूसरे प्रदेशों में जाकर देख लीजिए, 90 के गए हुए बिहारी वहीं पर जाकर शिक्षा पूरी की, वहीं पर जाकर नौकरी की, वहीं पर जाकर घर खरीदा, शादी की, बच्चे पैदा किए। आज 2-2 पीढ़ियां हैं दूसरे राज्यों में, और अपने प्रदेश में आते हैं तो प्रवासी कहलाते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से गए ना। लाठी में तेल पिलाते थे ये लोग, लाठी में तेल पिलाकर जिस तरीके से गुंडाई करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, जिस तरीके से महिलाओं को अपमानित करते थे, मतलब बलात्कार की घटनाएं आम हो रखी थी। और ये उसी दौर की आहट है। जिस छवि को बदलने के प्रयास के लिए मेरे छोटे भाई ने अपने पिता तक की तस्वीर को पिछले चुनाव में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, मैनिफेस्टो तक से हटा दिया था, ये वही छवि की का तो संरक्षण कर रहे हैं। आपने कहा कि अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हाजीपुर से, जो मेरे पिता की पारंपरिक सीट है, से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ। आपको ये विश्वास हो रहा है कि आप नीतीश बाबू की टीम में चले गए? एहसास दिल हुआ। दिल दिल को मनाना पड़ा है, समझाना पड़ा है, या दिल्लगी कबूल कर ली है आपने? क्या मतलब सुनाओ, चिराग एंड नीतीश का रिश्ता जरा समझाइए। सुनाओ, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ना, आपको बहुत स्तर की चीजें सिखाई जाती हैं आपके डिसीजंस को इजी करने के लिए। तो हम लोगों को पॉलिटिक्स में सिखाया जाता है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं है। कभी कोई भी फैसला लेना है तो आंख मूंद के राष्ट्र हित में आपको लेना है। उसके बाद आपको सिखाया जाता है गठबंधन का हित। या तो आप उस गठबंधन में फिर रहिए नहीं, रहिए तो फिर ईमानदारी से रहिए, निकल जाइए गठबंधन से बाहर। उसके बाद आपके दल का हित आता है, उसके बाद अगर तब भी कुछ बच जाए तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता करे। सो नाउ राष्ट्र हित में अंजना जी, मैं मानता हूँ, डिबेटेबल, बट मैं मानता हूँ मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है, इस पे कोई बहस नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन के हितों को प्राथमिकता देना जरूरी है। या तो मैं फिर गठबंधन से अलग हो जाता, जैसे मैंने 2020 में अलग होकर चुनाव लड़ा, पर मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए इतना है, तब भी अलग हुआ, बट ऑल्टरनेटिव अलायंस में नहीं गया, अकेले चुनाव लड़ा। इस बार जब मेरे प्रधानमंत्री जी ने खुद गले लगाकर मुझे सह सम्मान मुझे 5 सीटें दी, तो ऐसे में उस गठबंधन के हितों को साधना भी मेरी प्राथमिकता थी। बहुत मैच्योरिटी के साथ मेरे मुख्यमंत्री ने और मैंने आई थिंक इस सिचुएशन को हैंडल किया है। हमारे पार्टी के नेता कैडर्स ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। हम लोगों ने बड़ा लक्ष्य सामने रखा, प्रधानमंत्री का चुनाव है। आपसी विवाद में उलझेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे हम लोग। तो ना वो ये कर रहे हैं ना मैं ये कर रहा हूं। अब आपकी मुस्कुराहट लेकिन पूरी कहानी बता रही है। अगले प्रश्न पर मैं बढ़ती हूँ। कई लोग ये मान रहे हैं, देखिए आपने कहा कि राबड़ी देवी को मैं अभी भी मां मानता हूँ, पैर छूता हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? क्या वो तमाम जो हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं, उनकी संपत्ति लेकर मुसलमानों को दे देंगे? बीजेपी इस तरह से अटैक कर रही है, और वो आरजेडी कांग्रेस अलायंस में एक साथ है, मतलब एक ही है। बिल्कुल एक ही बात है। अच्छा, अब हम लोग ये कहने के लिए तो नहीं कह रहे, वो वीडियो ऑडियो सबने सुना है, जहाँ पूर्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने बहुत कैटेगोरिकली और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि देश के संसाधनों पर अगर पहला हक किसी का है तो वो एक धर्म विशेष का है। अब मैं बार बार कहता हूं, मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति में मैं विश्वास नहीं रखता। हमारा संविधान भी नहीं कहता। संविधान ने भी कभी आरक्षण धर्म के आधार पर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान कभी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं करता। बट ऐसे में जहां ये लोग संसाधनों को हड़प कर एक धर्म विशेष को देने की बात करते हैं, इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि उस वक्त के उनके सलाहकार और उनके विदेश के बहुत बड़े नेता सैम पित्रोदा का बयान आ जाता है इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, और जिसमें ये प्रावधान है जहां पर आपकी संपत्ति को, भाई हम लोग अमेरिकन नहीं है, हम लोग अपने बच्चे को घर से 18 साल के बाद नहीं निकालते। मैं आज भी अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरे दादा दादी जब तक थे मैं उन्हीं के साथ रहता था। मेरी नानी की अंतिम सांस तक मैं उनके घर पर था। तो हम लोग परिवार के साथ रहते हैं। ऐसे में इनहेरिटेंस टैक्स कहता है कि आपके मरने के बाद संपत्ति आपके बच्चों को नहीं जाएगा। मैं संपत्ति, कोई बड़ी संपत्ति की बात नहीं कर रहा। एक गरीब किसान के पास कितनी जमीन होगी, अब उसका भी 55% आप ले लीजिएगा तो उसके पास बचेगा क्या?
गहने जेवर कोई महिला कितना अर्जित कर लेगी, उसका भी 55% आप ले लीजिएगा तो आपके पास बचेगा क्या। तो जब ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात होती है, जब उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी का वो संसाधनों वाला बयान आता है, तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरीके से एक बड़ी आबादी की संपत्ति को उनसे छीनकर एक धर्म विशेष के लोगों को देने की सोच कहीं ना कहीं ये सरकार रखती है। ये गलत है। बिहार में अब की बार कितनी सीटें? 40। ठीक No, let me tell you why. ठीक लगा लीजिए। कैसे? So, अच्छा मैं देखिए, मैं 2-3 सीट पे स्पेसिफिक बात करते हैं। सारण पहुंचे। नो लेट मी टॉक अबाउट, नहीं मैं एक बार मैं पूरा बता देता हूँ। सो नाउ मैं डेटास पे काम करता हूँ, रिसर्च पे काम करता हूँ, आप भी सर्वेस कराती हैं एंड आपके सर्वे भी डेटा पे अच्छा अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, पिछली बार हम लोग मात्र 3 दल थे 2019 में, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी। उस वक्त हम लोग 40 में से 39 सीटें जीते। इस बार हम लोग 5 दल हैं, 2 ऐसे मजबूत दल जो कि तब विपक्ष के साथ थे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, वो 2 दल इस बार हम लोग के पास हैं। तो हम लोग का गठबंधन मजबूत हुआ। अगर हम लोग समीकरण के तौर पे भी देखें तो हम लोग का समीकरण और मजबूत हुआ। तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि पिछली बार जो 1 सीट हम लोग चूक गए थे किशनगंज वाली, इस बार वो भी हम लोग जीतेंगे। लेकिन वही समीकरण कुछ सीटों पर ऐसा है ना कि अगर MY समीकरण आपके खिलाफ बन गया तो सीटें फिसल जाएंगी। अरे मेरा भी MY समीकरण है, महिला और युवाओं का। मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता अब वो मुस्लिम जातीयता और सांप्रदायिकता के समीकरण पर अब लोग नहीं जा रहे। अब लोग भी समझ गए हैं, बिहारी हैं, बहुत बांट लिया इन्होंने जातीयता पे, बहुत बांट लिया सांप्रदायिकता पे। अब तीसरा क्या बांट रहे हैं? बहारी और बिहारी। हाँ। कितनी सीटों पर ये लोग यही कर रहे हैं, अपनी सीटें भूल जाते हैं। हमारी बहन विदेश से आके अपने आप को टूरिस्ट बोलकर स्थानीय हो सकती हैं, पर हम हाजीपुर में भारी सीट की बात कर रहे हैं रोहिणी आचार्य पे। ये अच्छा है कि माँ बोल के पैर भी छूते हैं और उसके बाद से है तो मेरी छोटी बहन, मतलब अच्छा। बहन ही है ना। हाँ। लेकिन अब अंतिम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है मोदी ओवरराइडिंग फैक्टर, क्योंकि पूरा इंडिया ऐसा लगता है कि मोदी भरोसे अपनी जगह पर है। 2 प्रश्न इसमें जुड़े हुए हैं। 14 मोदी लहर थी, गुजरात मॉडल पर वो आए थे और चुनाव लड़ रहे थे और आगे बढ़े। 19 विपक्ष कहता है कि पुलवामा और राष्ट्रवाद बहुत हावी था। इस बार लोग कह रहे हैं कि उस तरह की कोई लहर नहीं है, कोई उत्साह नहीं दिख रहा है वोटर में। तो क्या फैक्टर जो आपको जिताएगा? 400 पार कैसे व्यावहारिक? मुझे बताइए ना, वो लाभार्थी जिनका जीवन पिछले 5 साल 10 सालों में बदला विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, अब किसान सम्मान निधि जिस किसान के घर पे सीधा पहुंच रही है, या वो उज्ज्वला की योजना जिससे एक महिला सीधा जिसको लाभ मिला, शौचालय बनाकर जिसका सम्मान बचाया गया, आयुष्मान की योजनाएं, तो कुछ ऐसी योजनाएं जो कि सरसरी निगाहों से हम लोग जिसका जिक्र करते हैं। आप स्थानीय स्तर पर जाइएगा, लंबे समय के बाद फिर आप मुझे अब इसमें ताना दीजिएगा, बट हकीकत है एक बिहार में डबल इंजन की भी सरकार आई है लंबे समय के बाद। बिहार में एक ये भी विरोधाभास बहुत समय तक रहा। 27 साल ऐसे थे अंजना जी बिहार में जब विरोधाभास की सरकार के एंड में एनडीए की तो यहाँ पर यूपीए की, यहाँ पर महागठबंधन की, यहाँ पर एनडीए की तो वहां पर यूपीए की, ये विरोधाभास रहा। तो ऐसे में, और इसका खूबसूरत उदाहरण उत्तर प्रदेश देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे में एक लंबे समय के बाद जब डबल इंजन की सरकार आई है, लोगों का विश्वास है। और देखिए, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़ा फैक्टर है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। वी टेक दैट प्राइड। विपक्ष के पास होता तो उनको भी गर्व होता ना, पर उनके पास है ही नहीं। किसको प्रोजेक्ट करेंगे? जैसे ही राहुल जी को आगे करते हैं तो उनके 2 अलाई और छटक जाते हैं। गठबंधन इनका, उन्हीं के घटक के दल उनके राहुल सामने गांधी चुनाव प्रॉब्लम है। अब बताइए, उन्हीं के घटक दल उन्हीं के सामने वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? जिस आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में समझौता कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसी के खिलाफ ये लोग पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये विरोधाभास है। ऐसे में एनडीए गठबंधन एकजुट है, प्रधानमंत्री जी का प्रभाव है। मैं इस बात को कतई नहीं नकारूंगा। 19 में भी ये बात कही गई थी कि अरे कोई मोदी लहर नहीं है, ब्लोअर की हवा चल रही है। क्या हो गया? कौन उड़ गया था ब्लोअर की हवा में? इस बार भी आप देखिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, चौंकेंगे वो लोग। 14 में भी चौंके थे। क्या कह रहा है? वही कह रहा है। आपका मौसम विज्ञान कितने नंबर दे रहा है? 40 के 40 और 400 पार। ये मेरे आखिरी 3 के तीसरा प्रश्न था। दूसरे प्रश्न पर अब आती हूँ। किया क्या आपने पीछे में? तो बात जब हुई तो थोड़ा अंदर की बात बताइए, क्योंकि हम लोगों ने आपको एक पॉलिटिशियन के तौर पर इवॉल्व होते हुए देख रहा है। फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जैसे आप फिल्मों में काम कर चुके हैं। चाचा टेक्स ओवर, पार्टी का अलग होना, फिर एलजेपीआर आपको मिलना, और फिर वहां से वापस पीएम के साथ को खत्म कर देने की रणनीति तैयार करना। मुझे सड़क पे लिटरली सामान भी मेरा सड़क पे फेंका गया, सामान भी सड़क पे था। एंड उसके वहां बाद से क्या करा? मतलब आपने क्या सेटिंग करी? वही
जो पिता ने सिखाया था कि कभी भी डिफिकल्ट टाइम्स हो, नहीं रास्ता समझ में आए, कोई तस्वीर सामने स्पष्ट ना दिखे, तो सिर्फ जनता के बीच जाएं। जनता अपने आप रास्ता दिखाएगी। यही वो धरती है। 13 जून 2021 की वो रात थी जब मुझे भी मीडिया के चैनल से पता चला कि मुझे परिवार से, पार्टी से बाहर कर दिया गया। और उसी रात मैंने मेरी माँ को, मॉम को मैंने ये विश्वास दिलाया था कि हर वो कोई चीज़ मैं आपको वापस ला कर दूंगा। घर, इज्जत, सम्मान, पार्टी सब मैं आपको ला कर दूंगा। और बिना कुछ सोचे हुए सर पे कफन बांधकर मेरे पिता के जन्मदिन के दिन मैं निकल गया था 5 जुलाई को। 13 जून की बात थी, 5 जुलाई, लगभग 18-19 दिन के बाद मैं निकला घर से और सीधा हाजीपुर आया। और वहाँ के बाद जिस तरीके से लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया, ना पिता की कमी महसूस होने दी, ना परिवार के टूटने का गम मुझे महसूस होने दिया। वहीं से बाजी पलटी। वहीं से पीएम के सामने कैसे बाजी फिर सेट हुई? प्रधानमंत्री जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। और उस दौर में भी प्रत्यक्ष रूप से ना सही बट अप्रत्यक्ष रूप से मेरे हर मुश्किल समय में मेरे साथ वो खड़े रहे। मेरे सबसे मुश्किल समय में जब पापा हॉस्पिटल में थे, तब तो दिन रात, मतलब इमेजिन अ प्राइम मिनिस्टर गिविंग यू अ कॉल 2 times a day। दिन में 2 बार डायरेक्टली मेरे मोबाइल पे फोन करते थे। और कोई ये नहीं कि उनका कोई पीए या कोई अधिकारी फोन लगा के दे रहा हो, खुद वो फोन पर होते थे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में इस समय में भी वो गाहे बगाहे हर जगह वो मेरे साथ खड़े रहे। और जब वो खड़े रहे तो मैं मानता हूँ कि मेरा फीडबैक भी ले रहे थे और उनको इस बात का विश्वास हुआ कि लड़का ठीक कर रहा है। आखिरी सवाल, लड़के को क्या मंत्री बनाने की कोई बात हुई है क्या? जो पिछली बार आप मौका चूक गए, आपको लगता है जमुई से आप 2 बार के सांसद हैं, आप हाजीपुर से यहाँ लड़ रहे हैं, मंत्री बनेंगे 2024? कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके लिए बड़ी बात थी उन्होंने घर, पार्टी, परिवार तोड़कर उसको हासिल कर लिया। मैं जिनका खून हूँ, रादर बचपन से जैसे हनुमान वाला ताना बन गया था, मंत्री का बेटा भी ताना ही था मेरे लिए। स्कूल कॉलेज में यही बोला जाता था, आ गया मंत्री का बेटा, आ गया मंत्री का बेटा। मेरे लिए ये वो बड़ी चीज़ें नहीं है, ये वो महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षाएं बहुत अलग है, बहुत बड़ी है। बिहार को विकसित बनाना है, बिहारियों को विकसित बनाना है। दिल्ली में रहा हूँ, देश दुनिया घूमा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ कि दुनिया कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं। मुझे अपने प्रदेश को वहाँ तक लेकर जाना है। तो ऐसे में कोई और महत्वाकांक्षाओं के मायने नहीं है। मैं मानता हूँ चाहत और हकीकत में बहुत फर्क होता है। अगर चाहत से चीजें हो जाती तो आज मेरे पिता भी जीवित होते, मेरा परिवार भी एक होता, मेरी पार्टी भी एक होती। एक नेता, एक डिप्लोमैट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बोलने में कम से कम आप इतने माहिर हो गए हैं। एक एक शब्द में जैसे लगता है तराजू में तोल कर आप बोलते हैं और अच्छा भी बोलते हैं। पापा से ही सीखा है। ये भी उन्हीं से सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान उम्मीदवार है हाजीपुर से, वो सीट जो इनके पिता की थी वापस इन्होंने एक तरह से क्लेम की है। एक लंबी लड़ाई की बात वो कर रहे हैं, आगे क्या होता है नजर रहेगी। 4 जून को फिर से इंटरव्यू देना होगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।